अक्सर जब हम किसी अपराध या क्राइम की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक फिजिकल इमेज आती है। हाँ, जैसे किसी घर का टूटा हुआ ताला। सही कहा। या सड़क पर हुई कोई चोरी, या कोई ऐसी घटना जहां नुकसान साफ तौर पर दिखाई देता है। बिल्कुल। ऐसी सिचुएशंस में एक फिजिकल सबूत होता है। पता होता है कि अपराधी कहाँ से आया और क्या ले गया। लेकिन जरा एक बिल्कुल अलग स्थिति की कल्पना कीजिए। अच्छा। एक आम इंसान अपने ही घर में है, अपने सबसे सुरक्षित दायरे यानी अपने सेफ जोन में बैठा है, अपने ड्राइंग रूम में आराम से चाय पी रहा है, और अचानक उसके फोन या लैपटॉप पर एक वीडियो कॉल आती है। हम्म। और स्क्रीन के दूसरी तरफ एक शख्स पुलिस की यूनिफॉर्म में होता है। एग्जैक्टली पीछे बिल्कुल पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप दिख रहा है, और वो उस व्यक्ति को बताता है कि उसके नाम पर किसी ने ड्रग्स का पार्सल भेजा है। बाप रे। और अगली पल उस आम नागरिक को उसके खुद के ड्राइंग रूम में ही डिजिटल तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सुनने में ही कितना डरावना लग रहा है। उसके कानों में धमकियां गूंजती हैं कि अगर कॉल काटी तो अगले 10 मिनट में बाहर असली पुलिस आकर उसे हथकड़ी पहना देगी। जरा सोचिए उस वक्त उस इंसान की मानसिक स्थिति क्या होती होगी। उसका तो दिमाग ही बंद हो जाता होगा। वही तो। ये जो पूरा माया जाल है ना, ये सिर्फ एक मामूली फ्रॉड नहीं है। ये अपने आप में एक भयानक कानूनी और मनोवैज्ञानिक आतंक का एक नया रूप है। और इस आतंक की गहराई इस बात में है कि वो डर बिल्कुल असली महसूस होता है। हाँ। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो दिमाग का जो लॉजिकल हिस्सा है ना, वो हिस्सा जो आम तौर पर सवाल पूछता है, वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे की चोरी का मामला नहीं है। ये असल में डर का व्यापार है। एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से किया गया साइकोलॉजिकल अटैक। हम्म। और इसी नए खौफनाक डर के व्यापार को आजकल डिजिटल अरेस्ट का नाम दिया गया है। लोग अपने ही घरों में अपनी ही डिजिटल डिवाइसेस के आगे बंधी बन जाते हैं। और इसी भयानक साइबर महामारी को आज हम इस विस्तृत चर्चा में पूरी तरह से अनपैक करेंगे। जरूरी भी है। हमारी इस गहरी चर्चा का मकसद सिर्फ इस समस्या पर रोना नहीं है, बल्कि इससे निपटने के लिए भारत के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई द्वारा उठाए गए एक बहुत ही दिलचस्प और बड़े कदम को समझना है। सही बात है। हमारे पास इस पूरे स्कैम के तरीकों और उसके टेक्नोलॉजिकल समाधान पर काफी डिटेल नोट्स और जानकारी है। तो हमारा मिशन आज बिल्कुल क्लियर है। और वो क्या है? सुनने वालों के सामने इस स्कैम का पूरा फ्रेमवर्क और उसकी साइकोलॉजी खोलकर रखना, और फिर ये समझना कि कैसे सीबीआई का एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, जिसका नाम अभय है, इस आतंक से लोगों को मुक्त करने का एक नया रास्ता दिखा रहा है। ये विषय आज के डिजिटल युग में इसीलिए भी इतना अहम है क्योंकि इसमें फिजिकल बाउंड्रीज का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। हाँ। कोई बॉर्डर नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी मेट्रो सिटी में बैठा हो या किसी छोटे गांव में, चाहे उसकी टेक्निकल समझ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो इसका शिकार बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। तो इस बीमारी का इलाज समझने से पहले उस मशीनरी को समझते हैं जो इस बीमारी को फैलाती है। आखिर ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी काम कैसे करता है? मैं बताती हूँ। अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो स्कैमर्स एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड पैटर्न फॉलो करते हैं, 4 हिस्सों में। अच्छा, 4 हिस्से। ये सीधा सीबीआई, कस्टम्स डिपार्टमेंट या किसी बड़ी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के बड़े अधिकारी बनकर आते हैं। ओह, अथॉरिटी फिगर बने। एग्जैक्टली। और फिर आता है दूसरा और सबसे अहम हथियार, उनके फेक नोटिसेस। वो बिल्कुल असली दिखने वाले फर्जी लीगल नोटिसेस, अरेस्ट वारंट्स और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भेजते हैं। वेट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स? हाँ, जिन पर सरकारी लोगो, स्टैम्प्स और भारी कानूनी धाराएं लिखी होती हैं। बाप रे, ये तो किसी को भी डरा दे। और यही वो पॉइंट है जहां एक आम इंसान फंसना शुरू होता है। और उसके बाद तीसरा फेज शुरू होता है जो सबसे लंबा और खतरनाक होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, जिसमें वो डराते हैं। हाँ, उस शिकार को बताया जाता है कि उस पर डिजिटल अरेस्ट लगाया गया है। उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि वो वीडियो कॉल से नहीं हट सकता। एक सेकंड, मतलब वो कॉल कट नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। उसे धमकाया जाता है कि अगर उसने किसी फैमिली मेंबर को बताने की कोशिश की या किसी लॉयर को फोन किया तो नेशनल सिक्योरिटी या मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में उसके परिवार को भी उठा लिया जाएगा। ये तो पूरा आतंक है। लोगों को घंटों तक और कई बार लगातार 2-3 दिन तक कैमरा के सामने बैठने पर मजबूर किया जाता है। 2-3 दिन? हाँ, वो सोते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, खाना खाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है। माय गॉड। और इस पूरे ट्रॉमा के बाद चौथा और आखिरी फेज आता है एक्सटॉर्शन। पैसे ऐंठना।
सही समझे। इस पूरे डर के माहौल में फंसाकर शिकार से उसकी भारी रकम, उसकी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में ट्रांसफर करवा ली जाती है। और उन्हें लगता है कि वो खुद को बचा रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि ये पैसा एक सेफ अकाउंट में जा रहा है वेरिफिकेशन के लिए, और फिर सब कुछ गायब। ये पूरा प्रोसेस सुनने में ना किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसा लगता है, लेकिन फर्क ये है कि ये असली लोगों के साथ हर रोज हो रहा है हमारे आसपास। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसी हॉस्टेज सिचुएशन की तरह है जहां कोई फिजिकल हथियार नहीं है। यहां जेल एक इंसान का अपना दिमाग बन जाता है और लैपटॉप का वेबकैम सलाखें बन जाती हैं। सही एनोलॉजी दिया आपने। एक नॉर्मल किडनैपिंग में कम से कम व्यक्ति को पता तो होता है कि उसे कहां ले जाया गया है और उसके आसपास असली गुंडे होते हैं। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है। कहिए। पढ़े लिखे लोग जो इंटरनेट रोज इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, वो इन नोटिसेस को देखकर इस साइबर पैंडेमिक का शिकार कैसे बन जाते हैं? क्या उस वक्त उनका लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करता? देखिए, लॉजिक काम इसलिए नहीं करता क्योंकि स्कैमर्स सिर्फ टेक्नोलॉजी को हैक नहीं कर रहे होते हैं, वो उस वक्त ह्यूमन साइकोलॉजी को हैक कर रहे होते हैं। अच्छा। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है अथॉरिटी बायस। जब भी हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जो किसी पावर या अथॉरिटी से जुड़ी हो, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म, हाँ, या किसी सरकारी डिपार्टमेंट की सील, या भारी भरकम कानूनी भाषा वाला कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली उस पर विश्वास करने और उसके आगे झुकने की तरफ चला जाता है। क्योंकि हम बचपन से ही अथॉरिटी की इज्जत करना सीखते हैं। एग्जैक्टली। हमारी सोसाइटी में बचपन से ही अथॉरिटी फिगर्स से डरना और उनकी बात बिना सवाल किए मानना सिखाया जाता है। स्कैमर्स हमारी इस सोशल कंडीशनिंग का सीधा फायदा उठाते हैं। लेकिन सिर्फ एक यूनिफॉर्म देखकर कोई अपना पूरा बैंक अकाउंट खाली तो नहीं कर देता ना। मुझे लगता है इस मिसडायरेक्शन में डर का सबसे बड़ा रोल है। बिल्कुल है। ये बिल्कुल किसी जादूगर की ट्रिक जैसा है। जादूगर आपका ध्यान एक चमकती हुई चीज पर लगाता है और पीछे से उसकी दूसरी ट्रिक मुकम्मल हो जाती है। सही कहा। यहाँ वो चमकती हुई चीज वो फर्जी अरेस्ट वारंट है और जादू है डर पैदा करना। और उस डर की अपनी एक साइंस है जो दिमाग की वायरिंग को ही बदल देती है। वो कैसे? न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब अचानक कोई ऐसी डरावनी और लाइफ थ्रेटनिंग खबर आती है, जैसे किसी को बताया जाए कि उसके नाम से इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो दिमाग घबरा जाता है। हाँ, दिमाग का जो अमिगडाला हिस्सा है ना, वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे के वक्त फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। ओके। जब अमिगडाला हावी होता है तो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग, लॉजिक और सवाल पूछने के लिए जरूरी है, वो टेम्परेरीली शट डाउन हो जाता है। ओह, मतलब लोग चाहकर भी लॉजिक नहीं लगा पाते। बिल्कुल। स्कैमर्स की पूरी स्क्रिप्ट इसे अमिगडाला को लगातार एक्टिव रखने के लिए लिखी जाती है। उनका सेटअप देखिए। बैकग्राउंड की आवाजें। हाँ, बैकग्राउंड में किसी दूसरे पुलिस वाले के चिल्लाने की आवाजें आना, वॉकी टॉकी के बीप्स, लगातार कानूनी शब्दों का इस्तेमाल, ये सब उस पैनिक स्टेट को मेंटेन करने के लिए डिजाइन किया गया है। वाओ, ये तो बहुत ही कैलकुलेटेड है। वो शिकार को इतना वक्त ही नहीं देते कि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वापस एक्टिव हो और वो सोच सके कि अरे सीबीआई स्काइप पर क्यों कॉल करेगी। ये डिटेल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दिमाग के इस तरह के मैनिपुलेशन का असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस स्कैम ने अब तक कितने लोगों को बर्बाद किया है। बहुत ज्यादा लोगों को। एक छोटा सा डर, एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल कैसे एक राष्ट्रीय समस्या बल्कि एक आर्थिक संकट बन गया है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने इस अपराध को पूरी सख्ती से देखते हुए इसे कोई मामूली फ्रॉड नहीं बल्कि लूटिंग और डकैती यानी लूट या डकैती का नाम दिया है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। और ये शब्द वहां बिल्कुल फिट बैठता है जब हम देखते हैं कि इस साइबर फ्रॉड क्राइसिस में अब तक भारत के नागरिकों को लगभग 54,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया जा चुका है। बाप रे, 54,000 करोड़! ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसकी कल्पना करना आम इंसान के दिमाग के बाहर की बात है। वही ना, ये देश के कई छोटे राज्यों के पूरे साल के हेल्थ और एजुकेशन बजट से भी ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा डकैती शब्द का इस्तेमाल करना कोई अलंकार या मेटाफर नहीं है, ये इस अपराध की गंभीरता को दर्शाता है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। अगर हम पुराने दौर की डकैती को याद करें तो लोग घोड़ों पर आते थे, गांव के गांव लूट लेते थे और डर का माहौल बनाते थे। उनका हथियार फिजिकल वायलेंस होता था। हाँ, बिल्कुल। आज के ये साइबर क्रिमिनल्स बिल्कुल वही काम कर रहे हैं।
बस उनके घोड़े हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क्स हैं और उनके हथियार लैपटॉप्स और स्पूफ्ड फोन नंबर्स हैं। डर और नुकसान उतना ही बड़ा है, बस तरीका डिजिटल और साइलेंट हो गया है। पर एक बात मुझे यहाँ परेशान कर रही है। क्या? 54,000 करोड़ एक साथ तो गायब नहीं हो जाते ना। इसका मतलब यह है कि हर रोज, हर घंटे देश के अलग अलग हिस्सों में किसी ना किसी का अकाउंट खाली हो रहा है। जी। अगर आंकड़े इतने बड़े हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग, हमारे साइबर सेल्स, वो इन डिजिटल अपराधियों के सामने पूरी तरह लाचार हो चुके हैं? लाचार शब्द शायद ठीक ना हो, लेकिन ये कहना जरूरी है कि ट्रेडिशनल पुलिसिंग का स्ट्रक्चर अकेले इस डिजिटल आतंक का सामना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसकी एक सबसे बड़ी वजह है जुरिस्डिक्शन, यानी क्षेत्राधिकार। पुरानी पुलिसिंग फिजिकल बाउंड्रीज पर निर्भर करती है। एक शहर की पुलिस को अपने बॉर्डर से बाहर जाकर जांच करने में कई कानूनी पेचीदगियां आती हैं। ओह, जैसे एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में बिना परमिशन नहीं जा सकती। एग्जैक्टली। लेकिन साइबर क्राइम बॉर्डरलेस होता है। स्कैम करने वाला किसी और देश में या देश के किसी दूर दराज गांव में बैठकर आराम से अपना टारगेट चुन रहा होता है। और पैसा भी तो डिजिटल मूव होता है। वही मैं बताने वाली थी। वो पैसा किसी एक बैंक अकाउंट में नहीं रुकता। स्कैम का पैसा तुरंत हजारों मूल्य अकाउंट्स, यानी किराए पर लिए गए बैंक खाताओं में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे हिस्सों में? हाँ, वहां से उसे फॉरेन एक्सचेंजेस या क्रिप्टो वॉलेट्स के जरिए देश के बाहर निकाल दिया जाता है। ओहो। जब तक एक विक्टिम इस ट्रॉमा से बाहर आता है और जाकर पुलिस स्टेशन में एक रिटन एफआईआर दर्ज कराता है, तब तक वो पैसा ऐसी जगह पहुंच चुका होता है जहां से उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है। तो मतलब स्पीड और जुरिस्डिक्शन, ये दोनों चीजें अपराधियों के हक में पूरी तरह काम कर रही हैं। बिल्कुल। इन स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार ही इनकी स्पीड है। और यही वजह है कि लॉ एनफोर्समेंट को ये बात समझ में आई कि अब एक नए एडवांस्ड हथियार की जरूरत है। एक टेक्नोलॉजी हथियार। सही बात। जब दुश्मन टेक्नोलॉजी और स्पीड का इस्तेमाल करके अटैक कर रहा हो, तो आप मैनुअल फाइल्स, लंबे वेरिफिकेशन प्रोसेसेस और ज्यूरिस्डिक्शन की बहस के भरोसे नहीं बैठ सकते। वहां कुछ ऐसा चाहिए जो आग लगने से पहले स्मोक डिटेक्टर का काम करे। क्या बात है। और वहीं से एंट्री होती है उस समाधान की जिस पर आज हम इस विस्तृत चर्चा में इतना फोकस कर रहे हैं। हाँ, अब है। जब पुराने तरीके इस 54,000 करोड़ की मॉडर्न डकैती को रोकने में धीमे पड़ने लगे, तो सीबीआई ने अपना सबसे आधुनिक टेक हथियार निकाला। यहाँ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सामने आता है। बिल्कुल। सीबीआई ने हाल ही में एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है अभय। अभय का मतलब ही होता है फेयरलेस, या जिसे किसी का डर ना हो। बहुत एप्ट नाम है। इस नाम से ही पता चलता है कि इसका लक्ष्य उन साइबर क्रिमिनल्स द्वारा पैदा किए गए डर के उस मायाजाल को तोड़ना है। लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा डाउट है कि एक चैटबॉट डर को आखिर कैसे खत्म करेगा? देखिए, डर को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है सच्चाई को सामने लाना। अभय का काम एक सुरक्षा कवच या एक सिक्योरिटी शील्ड की तरह है। अच्छा। इसकी पूरी फंक्शनैलिटी उस पॉइंट पे अटैक करती है जहां स्कैमर सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। और वो पॉइंट कौन सा है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। स्कैमर हमेशा यही चाहता है कि विक्टिम नोटिस मिलने पर उसे कहीं और वेरीफाई ना कर पाए, क्योंकि वो जानता है कि नोटिस फर्जी है। राइट, वरना तो पोल खुल जाएगी। एग्जैक्टली। अभय ठीक यही पावर, वेरिफिकेशन की पावर, वापस नागरिक के हाथ में देता है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे किसी हाई एंड क्लब के बाहर एक डिजिटल बाउंसर खड़ा हो। हाँ, अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे बाउंसर के पास आईडी कार्ड ले जाओ और वो बता देता है कि इंसान 18 साल का है या नहीं। कोई आम नागरिक अपने फोन पर आए हुए सीबीआई के अरेस्ट वारंट को उस अभय प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेगा और वो डिजिटल बाउंसर उस डॉक्यूमेंट को देखकर तुरंत बता देगा कि ये फ्रॉड है या असली। बिल्कुल। अपने ही नाम के दुरुपयोग को रोकने के लिए सीबीआई का ये एआई अप्रोच काफी प्रोग्रेसिव लगता है। आपका बाउंसर वाला एग्जाम्पल अच्छा है, पर अभय सिर्फ आईडी पर एक नजर नहीं डालता। इसके काम करने का मैकेनिज्म बहुत डीपली लेयर्ड है। वो कैसे काम करता है अंदर से? जब कोई इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करता है तो एआई सिर्फ ऊपर से टेक्स्ट नहीं पढ़ता, उस फाइल की अनाटमी का डाइसेक्शन करता है। अनाटमी का डाइसेक्शन? हाँ, एक आम इंसान की आंखों को एक फर्जी स्टैंप और असली स्टैंप एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन एआई उस डॉक्यूमेंट के पिक्सल लेवल पर जाता है। ओह, इमेज क्वालिटी चेक करता है। वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी का इस्तेमाल करके कानूनी भाषा और धाराओं का सिंटैक्स चेक करता है। मतलब लैंग्वेज की गलतियां निकालता है।
और उसे असली सीबीआई कम्युनिकेशन से क्रॉस रेफरेंस करता है। वो मेटा डेटा और पैटर्न्स ढूंढता है। अमेजिंग। जो मैनुअल क्रॉस चेकिंग करने में किसी एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर को भी कई घंटे और अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को फोन करने पड़ेंगे, एआई उस मैसिव डेटाबेस से रियल टाइम मैच करके मिली सेकेंड्स में रिजल्ट दे देता है। ये डिटेल समझना सच में बहुत जरूरी था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कैमर ने जो अमिगडाला को हाईजैक करने वाली मशीन बनाई थी डर से, एआई ने उस पर सीधा ब्रेक लगा ली। बिल्कुल लगा दी। स्कैमर चिल्लाता रहेगा स्क्रीन पर कि आप गिरफ्तार हैं, लेकिन विक्टिम अगर घबराहट में भी उस नोटिस को अभय पर डालता है और 2 सेकंड बाद स्क्रीन पर रेड फ्लैश होता है कि दिस इज अ फेक डॉक्यूमेंट, तो वो डर का गुब्बारा वहीं फट जाएगा। वही, जब डर खत्म तो रैंसम देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सही कहा। स्कैमर की आधी ताकत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब डर खत्म होता है। फियर साइकिल का टूटना ही इस पूरे क्राइम को रोकने की चाबी है। ये हुई ना बात। और एक और दिलचस्प पहलू है इसका। ये चैटबॉट सीबीआई के लिए सिर्फ एक नया सॉफ्टवेयर फीचर या ऐप अपडेट नहीं है, ये एजेंसी के पूरे माइंडसेट में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक बदलाव दर्शाता है। किस तरह का बदलाव? इस चैटबॉट का लॉन्च कोई आम आईटी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज नहीं थी। इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई द्वारा देश को समर्पित किया जाना तय हुआ। वेट, चीफ जस्टिस खुद? हाँ, और वो भी 22nd डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर के दौरान। ओए हो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। डीपी कोहली सीबीआई के फाउंडिंग डायरेक्टर थे। बिल्कुल। ऐसी हिस्टोरिकल लेगेसी वाले इवेंट पर एक एआई चैटबॉट का लॉन्च होना बहुत कुछ दर्शाता है। एक ऐसी एजेंसी जिसका पूरा फोकस शुरू से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ क्राइम हो जाने के बाद उसकी जांच करने पर रहा है। वही रिएक्टिव। वो अब क्राइम को होने से पहले रोकने के लिए आम नागरिकों को एक प्रिवेंशन टूल दे रही है। ये तो सीधा सीधा प्रोएक्टिव है। ये बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। जब देश का सबसे बड़ा न्यायाधीश एक एआई वेरिफिकेशन टूल को देश को समर्पित करता है, तो वो आम नागरिकों को एक मैसेज दे रहा होता है। कैसा मैसेज? कि न्याय सिस्टम का काम सिर्फ सजा सुनाना या एफआईआर काटना नहीं है। न्याय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये भी है कि नागरिक खुद को सुरक्षित और शक्तिशाली महसूस करें। सही बात है। पिछले कुछ वक्त से इन 54,000 करोड़ के स्कैम्स की वजह से लोगों का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर से भरोसा थोड़ा डगमगा रहा था। हाँ, लोग हर नोटिस से डरने लगे थे। लोग हर ऑफिशियल कम्युनिकेशन को शक की नजर से देख रहे थे। अभय जैसा कदम उस पावर डायनेमिक को शिफ्ट करता है। ये लोगों को स्टेट के आगे मजबूर नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें खुद अपनी जांच करने का अधिकार देता है। ये सिर्फ पुलिसिंग नहीं है, ये प्रोएक्टिव सिटीजन एम्पावरमेंट है। एक बिल्कुल नया नजरिया ये पुलिसिंग को देखने का। तो अगर इस पूरे डीप डाइव के मेन टेकअवेज को एक साथ जोड़ें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। हाँ, बताइए। डिजिटल अरेस्ट नाम का ये आतंक एक ऐसी साइबर महामारी है जिसने डर और ह्यूमन साइकोलॉजी का फायदा उठाकर लोगों को एक ऐसी वर्चुअल जेल में कैद किया जहां सलाखें उनके खुद के दिमाग ने बनाई थी। बिल्कुल। इस तरीके ने देश भर से 54,000 करोड़ रुपए उस डकैती में लूट लिए जो बिना किसी फिजिकल वायलेंस के हुई। ट्रेडिशनल पुलिसिंग अपने ज्यूरिसडिक्शन और स्पीड की लिमिट की वजह से हर बार पीछे रह जाती थी। सही समरी है। और इसी डर को जड़ से उखाड़ने के लिए, इसी वर्चुअल जेल के ताले को तोड़ने के लिए सीबीआई ने अपना अभय एआई उतारा। ये एआई एक ऐसी तेज वेरिफिकेशन शील्ड है जो फेक डॉक्यूमेंट्स की एनाटॉमी को मिलीसेकंड्स में पकड़ लेती है और लोगों को एक सिंगल क्लिक में डर से निडर बनाती है। और इस डीप डाइव का सबसे जरूरी पहलू यही है कि लोगों को ये समझना होगा कि इस डर से बचने का इकलौता रास्ता घबराहट नहीं बल्कि ठहराव है। ठहराव यानी पॉज लेना। हाँ, कोई कितना भी क्लेम करे कि वो एक लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर है, जब तक ठहर कर वेरीफाई न किया जाए तब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। जानकारी का होना और सही टूल्स का इस्तेमाल करना ही उस 54,000 करोड़ के आंकड़े में अगला नंबर बनने से रोक सकता है। बिल्कुल। रुकना, ठहरना और वेरीफाई करना ही सबसे बड़ा डिफेंस है इस महामारी में। सही कहा आपने। लेकिन यहाँ इस चर्चा को खत्म करते हुए मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है जो सच कहूं तो थोड़ा सा अनसेटलिंग है। कैसा ख्याल? देखिए, हमने देखा कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन फर्जी नोटिसेस और डॉक्यूमेंट्स को पकड़ने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि ये अभय कूल। हाँ, अच्छी बात है। लेकिन इनोवेशन कभी एक तरफ तो नहीं रुकती ना। स्कैमर्स भी तो शांत नहीं बैठेंगे। अगर सीबीआई एआई का यूज कर रही है फेक्स पकड़ने के लिए, तो सोचिए आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। मतलब? जब ये स्कैमर्स इन फर्जी नोटिसेस,
इन स्टैम्स और यहाँ तक कि उन वीडियो कॉल्स में दिखने वाले पुलिस वालों की शक्ल और आवाज को और ज्यादा असली बनाने के लिए सुपर एडवांस डीप फेक्स और जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने लगेंगे। बाप रे। हाँ, और तब इन फेक्स को पकड़ना शायद इस इनिशियल एआई टूल के लिए भी मुश्किल हो जाए। वही तो डर है। तो क्या हम साइबर क्राइम की इस दुनिया में एक नई एआई वर्सेस एआई हथियारों की दौड़, यानी एक एंडलेस आर्म्स रेस देखने वाले हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है। जहां एक तरफ कानून का एआई फेक को पकड़ने के लिए लगातार ट्रेन हो रहा होगा और दूसरी तरफ अपराधियों का एआई उस फेक को इस हद तक असली बनाएगा कि फर्क करना नामुमकिन हो जाए। एक ऐसी दुनिया जहां स्क्रीन पर दिखने वाला सच और झूठ पूरी तरह से आपस में मिल जाएगा। ये एक ऐसा ख्याल है जो आने वाले डिजिटल युग के लिए बेहद डरावना है और इस पर हम सबको सीरियसली आगे भी सोचना होगा। खैर, आज की इस विस्तृत चर्चा में इतना ही।